हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में GMDA की बैठक की और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि EDC का पैसा सीधे GMDA के खाते में आएगा। GMDA को प्रोजेक्ट्स में आ रही पैसों की दिक्कत को लेकर यह फैसला लिया गया है। और वहीं इस दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक सभी प्राइमरी और मिडिल क्लास तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। और वहीं नाइट कर्फ्यू या फिर प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के फैसले पर सीएम ने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती को बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल पर सीएम ने कहा कि इसका असर सिर्फ कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों से फसलों की उठान के बाद किसान के अकाउंट में सीधी पेमेंट की जाएगी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हम उन पर काम करेंगे। विज ने कहा कि हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखूंगा कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला। सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की। और वहीं बिजली को लेकर सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बिजली की भारी कमी है और सरकार के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला है। और इसके साथ ही किसानों के खाते में सीधे पैसा मुहैया कराने को लेकर हुए विवाद पर सैलजा ने कहा कि सरकार ने किसानों और आढ़तियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। सरकार को किसानों और आढ़तियों से बातचीत करने के बाद ही इस तरह का फैसला लेना चाहिए था। खाद की बढ़ती कीमतों, कृषि कानून और गेहूं की सुचारू खरीद करवाने को लेकर प्रदेश भर में इनेलो नेता और कार्यकर्ता 12 अप्रैल को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सिरसा में इस बात की जानकारी इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान दी। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज सबसे ज्यादा परेशान हैं। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। साथ ही उन्होंने फ्लिपकार्ट को जमीन अलॉट किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस जमीन को अलॉट करने में धांधली हुई, जिसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में 20 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कोरोना महामारी का विकराल रूप देश में अपना कहर ढा रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर होकर घर लौटे हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी बीते 7,500 मामले सामने आए और जिन्होंने पिछले करीब 6 महीनों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,872 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना का कुल आंकड़ा 3,07,510 पहुंच चुका है, जिसमें से 2,87,151 मरीज ठीक होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। गंगाराम हॉस्पिटल के बाद अब दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात है कि संक्रमित हुए सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। सोनीपत के बस स्टैंड पर 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन JS पूनिया और जिला टीकाकरण अधिकारी समेत रोडवेज GM भी मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं सोनीपत बस स्टैंड पर 400 से ज्यादा कर्मचारियों का टीकाकरण होना है।
देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। वहीं इस कारण उन्होंने घर वापसी करनी शुरू कर दी है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने भी अब सख्ती करनी शुरू कर दी, इसीलिए वो अब कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए अभी से ही घर की ओर रवानगी कर रहे हैं। और वहीं मजदूरों के पलायन पर प्रतिक्रिया देते हुए डीसी सोनीपत एसएल पुनिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते केसों पर अंकुश लगाने की दिशा में काम कर रहा है और मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि अफवाहों से दूर रहना होगा। गेहूं खरीद का जायजा लेने के लिए प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने करनाल अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। इस मौके पर अनाज मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा लिफ्टिंग भी साथ साथ की जा रही है। पलवल अनाज मंडी में अनाज की आवक होने के बाद भारी संख्या में मजदूर और किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन कोविड-19 के नियमों की कोई पालना मंडी में नहीं नजर आ रही। ना तो काम करने वाली लेबर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही किसान और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये साफ साफ कोरोना को दावत देने वाली बात लगती है। मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों और किसानों का कहना है कि उनको मार्केट कमेटी की ओर से ना तो मास्क और ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि वो भी खुद ही मानते हैं कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी बिना मास्क के मंडी में काम किया जा रहा है। उगलाना में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दरअसल जमीनी झगड़े को लेकर किसान कुलदीप परेशान है। किसान की जिद है कि तहसीलदार आकर आश्वासन दे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 135वें दिन भी लगातार जारी। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी पर्व मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच समाधान होने का नाम नहीं ले रहा। एक और किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। वहीं कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान नई नई रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अपनी नई रणनीति के तहत किसानों ने एक बार फिर केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान किया। किसान कल यानी शनिवार को केएमपी को जाम करेंगे। किसान शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक एक्सप्रेसवे को जाम रखेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती तीनों काले कानूनों को उन पर थोप रही है। किसान आंदोलन बड़े अहम दौर से गुजर रहा है। इसी आंदोलन को तेजी देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर आयोजित होने वाली एक महापंचायत में पहुंचेंगे। इसी महापंचायत को लेकर सांगवान खाप की सांगूधाम पर महापंचायत शुरू हुई। जहां एक और ये खबर आ रही थी कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही, तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इससे साफ इनकार किया है। कालाबली अनाज मंडी में गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदा गया, जबकि किसानों का पीला सोना अनाज मंडियों में आया हुआ है। इस पर किसानों का कहना है कि वो 4-5 दिन पहले अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंचे थे, लेकिन उनके अनाज का उठान नहीं हो पा रहा। किसानों का कहना है कि मंडियों में पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के खाते में सीधी फसल की राशि डालने से भड़के आढ़तियों ने जिले भर की मंडियों में ना तो खरीद की और ना ही गेहूं की भराई की। आढ़तियों के इस रुख पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इसके लिए डिपो होल्डर को मंडियों में खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए और अगर आढ़तियों की हड़ताल लंबी चलती है तो डिपो होल्डर के जरिए सरकार गेहूं की खरीद करेगी। आढ़तियों का कहना है कि किसान नहीं चाहता कि उन्हें दोनों ऑप्शन दिए जाएं। किसान ही तय कर रहे कि वो सीधे अपने खाते में फसल की पेमेंट चाहता है या फिर आढ़तियों के माध्यम से। करनाल अनाज मंडी में आढ़ती 2 गुट में बंट गए। दरअसल न्यू पंचायत नई अनाज मंडी में काम शुरू किया गया, जबकि सुबह से आढ़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगें पूरी न होने के कारण काम करने से मना कर दिया था।
बता दें कि प्रशासन ने डिपो होल्डर्स को आड़ती के टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दे दिए गए, जिसके बाद उपायुक्त निशांत यादव ने गेहूं की खरीद करवाई और तोल शुरू करवाया। और वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि काम मंडी में जारी रहेगा, किसानों की गेहूं खरीदी जाएगी और उनको पैसे आएंगे। बहरहाल आड़तियों के एक गुट ने हड़ताल वापस लेकर काम करना शुरू कर दिया। पिछले एक सप्ताह से पुन्हाना अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही थी, साथ ही मंडी से गेहूं का उठान नहीं हो रहा था। इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दरअसल हरियाणा न्यूज पर बुधवार को दिखाई गई खबर का प्रशासन पर खासा असर दिखाई दिया, जिसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति के अधिकारी और तहसीलदार अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी का जायजा लिया। इस दौरान डीएफएससी सीमा शर्मा ने बताया कि गेहूं का उठान समय पर नहीं किया जाएगा तो सरकार के नियम अनुसार संबंधित खरीद एजेंसी पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। वहीं एफसीआई की खरीद से आड़ती संतुष्ट नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि किसान और आड़तियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। देश में किसान कई मसलों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सहकारी समिति इफ्को द्वारा खाद के दाम में भारी बढ़त की गई है। इफ्को ने डीएपी की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा एनपीके की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई। हालांकि इफ्को का कहना है कि किसानों को डीएपी समेत उपरोक्त सभी खाद नए आदेश तक पुराने रेट पर ही मिलेंगे। कैथल की अनाज मंडी में बीते 4 से 5 दिनों की खरीद न होने से परेशान किसानों ने जींद रोड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। और वहीं किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं की फसल न बिक पाने से वो पिछली कई दिनों से परेशान चल रहे हैं। पूरे दिन गर्मी में वो अपनी गेहूं की पहरेदारी करते रहते हैं और मंडी में सिर्फ बहानेबाजी हो रही है। कभी गेहूं में नमी की बात कही जाती है तो कभी मशीन की समस्या की बात कही जाती है। इसी के चलते 5 से 6 दिनों से कई किसानों की गेहूं की फसल ऐसे ही मंडी में पड़ी हुई है। किसानों ने कहा कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जाम लगाया था। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने यमुनानगर जिले की कई अनाज मंडियों का दौरा करके किसानों और आड़तियों से बातचीत की। आड़तियों द्वारा कल से गेहूं की खरीद बंद कर दी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब राशन डिपो होल्डरों को गेहूं खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस दे दिए गए हैं। आड़तियों ने कहा कि सरकार की इच्छा यही है कि आड़ती ही गेहूं की खरीद करें। इसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है, जिसका समाधान निकालने की उम्मीद है। अगर समाधान नहीं निकला तो किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसीलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर सभी नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सिविल सर्जन समेत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। और वहीं इस बैठक में जिला उपायुक्त ने मेट्रो स्टेशन मॉल में कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करने पर योजना बनाई है। साथ ही दिल्ली से लगते बॉर्डर पर भी कोरोना के टेस्ट के लिए कैंप लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस धनपत सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। राज्यपाल ने उनको राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पूरा पालन किया गया। तो शाम उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार फोगाट ने कार्यालय में व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और अन्य प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई। उपमंडल अधिकारी ने उपस्थित लोगों को कोरोना महामारी की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। फतेहाबाद की माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाओ नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा किया। दरअसल पश्चिम बंगाल के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की ओर से 6 से 28 मार्च तक एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 लोगों ने हिस्सा लिया था।
मनीषा ने 23 दिन जान हथेली पर रखकर की जाने वाली ट्रेनिंग को पूरा करके एक बार फिर फतेहाबाद और हरियाणा का नाम रोशन किया है। नांगल चौधरी में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। सड़क में गंदे पानी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। टैंकरों से गंदे पानी की निकासी का काम प्रशासन ने शुरू किया और यहां के लोगों ने हरियाणा न्यूज का धन्यवाद किया। महम तहसील कार्यालय के सामने अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के 5 मार्च को महम एसडीएम के आदेशों पर चालान काटे गए, लेकिन खुद तहसील कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ही एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोहाना के गांव गगाना पेदड़ा पाना में पिछले करीब 10 दिन से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही। गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जलघर में तैनात कर्मचारियों से पेयजल समस्या को लेकर बातचीत की, लेकिन कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जलघर के जिस कमरे में मोटर लगी है वहीं पर ताला जड़ दिया। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में 2 करोड़ की लागत से 3 महीने पहले सड़क बनाई गई थी। महज 3 दिनों के बाद ही नई सड़क की डोरियां निकलनी शुरू हो गई हैं। जब मामला बढ़ा तो आनंद फानंद में ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं ठेकेदार ने अब भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सड़क पर सीमेंट का घोल डालना शुरू कर दिया। करनाल की बीरू कॉलोनी में एक शख्स के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय बिरजू चौधरी ने काम न मिलने से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। काम न मिलने की वजह से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सोहना खंड के खुटपुरी गांव में ग्राम पंचायत की जमीन से रातों रात मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया है और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की मिट्टी को रात के समय डंपरों में भरकर निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई हाईवे पर डाला जा रहा था। इसी बीच ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और पॉपलैंड को बंद करवाया और इनकी चाबी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध रूप से माइनिंग करने और मिट्टी चोरी करने की शिकायत पंचायत अधिकारी, पुलिस और माइनिंग विभाग के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दी गई थी। मैम की श्रीकृष्ण गौशाला से चोरी हुए ट्रैक्टर का मामला गर्माता जा रहा है। गौशाला कमेटी के सदस्यों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि करीब 20 दिन पहले श्रीकृष्ण गौशाला से एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी गौशाला कमेटी के सदस्यों ने पुलिस को दे दिया। बावजूद इसके आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर गौशाला कमेटी के सदस्यों में रोष बना हुआ है। और वहीं जानकारी दे दें कि शुक्रवार को गौशाला कमेटी के सदस्य पुलिस चौकी इंचार्ज से मिलने पहुंचे, जहां गौशाला कमेटी से सदस्यों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और वहीं गौशाला कमेटी से सदस्यों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी। फरीदाबाद के तिंगांव थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को जबरदस्ती ब्लैकमेल किया और झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि युवती ने 3 लाख रुपए की मांग करते हुए उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी दी है। और वहीं पीड़ित का कहना है कि आरोपी युवती ने उससे 1 लाख रुपए भी लिए और वो अब 2 लाख रुपए की और मांग कर रहा है। और वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। रेवाड़ी के खंड विकास पंचायत दफ्तर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई। महिला सेवादार ने ग्राम सचिव पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। इससे पहले भी पंचायत अधिकारी पर महिला ग्राम सचिव ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। दोनों ही मामलों में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और वहीं शिकायत पर डीडीपीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रोहतक यारनगर कॉलोनी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि असम की रहने वाली पायल की शादी लगभग 2.5 साल पहले आर्यनगर कॉलोनी के रहने वाले नीरज के साथ हुई थी। शुक्रवार सुबह पायल छत पर बने कमरे में गई और उसने चुन्नी पंखे से बांधकर फांसी लगा ली। काफी देर बाद पायल नीचे नहीं लौटी। परिवार वालों ने जब ऊपर जाकर देखा तो फांसी के फंदे से लटके मिली। परिजनों ने खुदकुशी की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली एनसीआर में इस साल जनवरी मार्च में मकानों की बिक्री 14% बढ़कर 6,188 इकाई पहुंच गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में आंकड़ा 5,411 इकाई था। केंद्र सरकार का कहना है कि कॉपीराइट नियमों में किए गए संशोधन से अनुपालन की सुविधा होगी। इसके तहत कॉपीराइट कार्यालय को संदेश भेजने और कामकाज में प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच दूसरा अभ्यास मैच 4-4 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत की ओर से वरुण कुमार ने 2 और राजकुमार पाल और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किए, लेकिन अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए बराबरी हासिल कर ली। भारत पहली बार ओलंपिक में सेलिंग की एक से ज्यादा स्पर्धा में हिस्सा लेगा क्योंकि विष्णु सरवनन ने गुरुवार को ओमान के एशियाई क्वालिफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो खेलों की लेजर एसटीडी क्लास स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया। मनोरंजन जगत के कई सितारे भी कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इस लिस्ट में गोविंदा का नाम भी शामिल, लेकिन अब उन्होंने अपने नेगेटिव होने की जानकारी अपने फैंस को साझा की। एक्टर रोनित रॉय ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रोनित ने फोटो शेयर कर ये जानकारी साझा की। हरियाणवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा अंजलि राघव एक के बाद एक नए नए गाने अपने फैंस के लिए लेकर आ रही हैं। अब उनका एक और नया गाना रिलीज हुआ है।